हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपना एट्थ क्लास का जो एट्थ चैप्टर चल रहा था, वुमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम जानेंगे कि किस प्रकार से भारतीय समाज सुधारकों और उनके द्वारा चलाए गए संगठनों ने किस प्रकार से समाज को आगे बढ़ाया। अच्छा, अपना टॉपिक शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो के अंदर हमने जो डिस्कस किया था वहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष तुलना पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे। हु वॉज द राइटर ऑफ स्त्री पुरुष तुलना, किसने लिखी थी। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि ये पता लग सके कि आप वास्तव में वीडियो देख रहे हैं या नहीं, और साथ में ये भी पता चल सके कि आप कितने सीरियस तरीके से इन चीज़ों को पढ़ रहे हैं। स्त्री पुरुष तुलना जो पुस्तक थी वो किसने लिखी थी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और यहाँ तक हम ये पंडिता रमाबाई और स्त्री पुरुष तुलना ये इस चैप्टर को यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। आज हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो रहेगा एक तुलनात्मक अध्ययन रहेगा। यहाँ पर देखेंगे आप, यानी आज हम कास्ट और सोशल रिफॉर्म जो थे उनके बारे में जानेंगे। यहाँ पे आप ये फोटो देख पा रहे हैं कि एक वयोवृद्ध, एक काफ़ी युवा बच्चे के साथ, लड़के के साथ एक बिल्कुल छोटे से 6-7 साल की लड़की को दिखाया गया है एक दुल्हन के रूप में। यानी कि बाल विवाह के बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, विद द ग्रोथ ऑफ वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड राइटिंग्स ऑन दीज इश्यूज़, कि जैसे जैसे महिलाएं पढ़ी लिखी हुई उन्होंने महिलाओं के जो भी मुद्दे थे उन पे अपनी लेखनी चलानी शुरू की। द मोमेंटम फॉर रिफॉर्म गेन्ड स्ट्रेंथ, इससे जो महिलाओं के लिए जो सुधार कार्यक्रम चल रहे थे, आंदोलन चल रहे थे, उनमें शक्ति आई, वो शक्तिशाली हुए, उन्होंने जोर पकड़ा। पीपल चैलेंज्ड अनदर एस्टेब्लिश्ड कस्टम्स, और जो अन्य समाज के अंदर प्रचलित जो रीति रिवाज थे उनका समाज ने खंडन किया, जैसे कि बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। देयर वर ए नंबर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटर इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हु फोट टू मेक ए न्यू लॉ प्रिवेंटिंग मैरिज। यानी चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए उस समय के जितने भी जो लेजिस्लेटर थे, जो कि संविधान सभा में बैठते थे, उन्होंने भी इसके लिए कानून बनाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। इसी संदर्भ में 1929 के अंदर शारदा एक्ट जो है उसके लिए बिल तैयार किया जाता है, और ये बिल जो है ध्यान रखें 1930 के अंदर ये बिल पारित हो जाता है। ये क्या बन जाता है 1930 के अंदर, ये कानून बन जाता है 1930 के अंदर। जिस समय ये कानून बना उस समय हमारे यहाँ के वायसराय कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे, तो उस समय हमारे यहाँ के गवर्नर जनरल या ये वायसराय कहें तो इरविन का समय चल रहा था। आपको याद होगा 5 मार्च 1930 का जब गांधी इरविन समझौता होता है, जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर के अंदर ही। तो उस समय 1930 में कौन थे वायसराय, अपने वायसराय थे इरविन के समय ये शारदा एक्ट पारित हुआ था। चाइल्ड मैरिज बाल विवाह से संबंधित था। इसने क्या किया, रेस्ट्रेंट एक्ट वाज पास्ड विदाउट द काइंड ऑफ बिटर डिबेट्स, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार की कोई ज़्यादा बहस नहीं हुई और ये आसानी से ये पास हो गया। इसमें क्या कुछ प्रावधान किया गया था वो देखिए। इसमें प्रावधान किया गया था कि अकॉर्डिंग टू द एक्ट नो मैन बिलो द एज ऑफ 18, यानी किसी भी व्यक्ति की आयु अगर 18 वर्ष से कम है और लड़की की आयु 16 वर्ष से कम है तो उसकी शादी नहीं हो सकती। लेकिन जैसे जैसे आगे समाज बढ़ा 1989 के अंदर इसको क्या कर दिया गया कि इसकी एज है वो पुरुष की कितनी कर दी, लड़के की 21 और लड़की की 18 कर दी गई थी आगे जो इसमें इम्प्लीमेंट हुआ। तो ये जो है एज जो है, ये जो फोटो दिखाई गई है आपको, पिक्चर दिखाई गई है, इसमें जो ब्राइड एट द एज ऑफ 8 ईयर, यानी इस दुल्हन को 8 वर्ष की दुल्हन दिखाई गई है यहाँ पर। और इसके ये कानून कब कब बने थे इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। अभी अभी मैंने आपको ये बताया है। तो आगे देखते हैं। देखिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक वो शुरू करते हैं, कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, यानी जो जाति प्रथा थी उसके लिए हमारे समाज सुधारकों ने कौन कौन से कदम उठाए। सम ऑफ द सोशल रिफॉर्मर्स वी हैव बीन डिस्कसिंग ऑल्सो क्रिटिसाइज्ड कास्ट इनइक्वालिटीज। हमारे समाज के अंदर जितने भी हमने अभी समाज सुधारकों के बारे में चर्चा की है, इन्होंने जो समाज में असमानता व्याप्त थी उसके बारे में भी क्या किया है, काफ़ी चर्चाएं की हैं। राम मोहन राय ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। राजा राम मोहन राय ने एक बुद्धिस्ट पुस्तक का सहारा लेते हुए जाति प्रथा का खंडन किया था। जाति प्रथा का खंडन करने के लिए किसका सहारा लिया इन्होंने एक बौद्ध पुस्तक का सहारा लिया और उसमें देखा कि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई जाति व्यवस्था को कोई
मेंशन नहीं है, किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं है। द प्रार्थना समाज अडियर्ड टू द ट्रेडिशन ऑफ भक्ति। जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज किसने बनाया था आपका? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 के अंदर। किसने बनाया था ये? आत्माराम पांडुरंग। 1867 के अंदर ये प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ये किससे? भक्ति से जुड़ा हुआ एक प्रमुख वो था। और ये किसमें बिलीव करता था? स्पिरिचुअल इक्वलिटी के अंदर। जो जितनी भी जातियां हैं स्पिरिचुअल, यानी इसके तहत क्या था कि सभी को मंदिर मस्जिदों के अंदर जाने की अनुमति दे दी जानी चाहिए। इन मुंबई द परमहंस मंडली। ये परमहंस मंडली के क्या है? ये स्वामी विवेकानंद के द्वारा, इनके जो गुरु थे परमहंस, उनके नाम पर इसका गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? आपको याद रहे, इसका गठन किया गया था 1897 के अंदर। कब किया गया था? इसकी स्थापना की गई थी 1897 के अंदर। इसका गठन किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी ये कौन थे? स्वामी दयानंद जी के विवेकानंद जी के गुरु थे ये। तो ये इनका निर्माण किया गया था। परमहंस मंडली जो है, देखिए, एक है परमहंस मंडली और एक है परमहंस संस्था, एक है रामकृष्ण मिशन। ये परमहंस मंडली है, इसकी स्थापना मुंबई के वर्कर्स ने कब की थी? 1840 के अंदर की थी। परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? 1840 में। वहीं रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो हम देखेंगे अभी, रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना थी वो 1897 के अंदर किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। किन्होंने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने, जो कि शिकागो धर्म सम्मेलन के अंदर भारतीय धर्म का जो परचम लहराने के लिए गए थे। तो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? 1840 के अंदर। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो जाति प्रथाएं थी उनका अबोलिशन किया, उनको निष्कासित करने के लिए अपना प्रयास जारी किए। मैनी ऑफ दिस रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशंस वर पीपल ऑफ अपर कास्ट। अब यहाँ पे जो इन संस्थाओं के संचालन करता थे वो अपर कास्ट से संबंधित लोग थे। ओपन एंड इन सीक्रेट मीटिंग्स दिस रिफॉर्म्स वुड वायलेट कास्ट टैबूज। टैबूज क्या होते हैं? टैबूज होते हैं जो एक तरह से कलंक होते हैं कि धार्मिक संस्थाओं के, ये मतलब हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, टैबूज को एक तरह से कलंक देखा जा सकता है, धब्बा देखा जाता है, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस देखे जाते हैं। क्या था? ऑन फूड एंड टच। किसके ऊपर? कि भाई इनके साथ हमें भोजन नहीं करना, इनके साथ हमें टच में नहीं रहना, इन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रेजुडिसेस इन देयर लाइव्स। यानी कि जो निम्न जाति के लोग थे उनके साथ जो जातीय व्यवहार किया जाता था, इन सभी पूर्वाग्रहों से एक प्रकार से क्या था? गेट रिड करना था, इनसे छुटकारा पाने के सभी प्रयास किए जा रहे थे। क्योंकि ये हमारे जो जातीय समाज, हमारा जो समाज बटा हुआ था, हमारी जो संस्कृति थी, उसके ऊपर एक ये ब्लैक स्पॉट था, टैबूज था, कलंक था। अब आगे देखें आप, देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चंस द इनजस्टिसेस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। जो समाज के अंदर जो जातीय विषमताएं बनी हुई थी, इसके ऊपर भी काफ़ी जो समाज सुधारक थे उन्होंने प्रश्न उठाने शुरू कर दिए थे। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आगे बढ़ रही थी, क्रिश्चियन मिशनरीज बिगेन सेटिंग अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट। यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि हु सेट अप स्कूल्स फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट। इनके लिए स्कूलों की स्थापना किन्होंने शुरू की थी? तो इन्होंने शुरू की थी क्रिश्चियन मिशनरीज ने। यानी ये जंगलों में जाकर के इन लोगों को विकसित करने के लिए क्या करते थे? जो ट्राइबल ग्रुप थे या लोअर कास्ट के पीपल थे, उन बच्चों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने वहाँ जा जाकर के स्कूल खोले। दीज चिल्ड्रन वर दस equipped with some resources to make their way into the changing world। यानी इस प्रकार से इन बच्चों को जब शिक्षा प्राप्त हो गई तो इन्होंने अपने आप को बदलते हुए परिवेश में ढालने के लिए एक तरह से ये शिक्षा को एक औजार के रूप में इस्तेमाल किया। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेन लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स। गरीब लोगों ने क्या किया? क्योंकि औद्योगिकरण चल रहा था, तो ऐसे में लोगों ने अपने घरों को छोड़ करके काम की तलाश में निकलने शुरू हुए। यहाँ से उनको ओपनिंग अप इन द न्यू सिटीज़, नए शहरों में से इनकी मुलाकात हुई जहाँ पे उनको समानता देखने को मिली। देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज, फैक्ट्रियों के अंदर ये लोग काम करते थे। दैट वर कमिंग अप, जो कि फैक्ट्रियाँ उस समय स्थापित हो रही थी। एंड जॉब इन म्यूनसिपैलिटीज या नगर पालिकाओं के अंदर ये काम करने लग गए थे। यू हैव रीड अबाउट, अब इनके बारे में आप विस्तार से अगले चैप्टर के अंदर और ज़्यादा विस्तार से आप देख पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे
कि द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज़ इन चैप्टर नंबर 6, इसके बारे में आप देख चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 के अंदर हमने क्या देखा था, उद्योगों के बारे में देखा था, किस प्रकार से उद्योगों का विस्तार हो रहा था। थिंक ऑफ न्यू डिमांड ऑफ लेबर दिस क्रिएटेड, और इन उद्योगों ने क्या कर दिया था, एक प्रकार से जो मजदूर वर्ग था उसकी डिमांड को बढ़ा दिया था। ड्रेन्स हैड टू बी डग, रोड्स लेड, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड। क्या चल रहे थे उस दौरान? उस दौरान देखिए जब उद्योग चल रहे थे तो वहाँ पे जब बस्तियाँ नई सेटअप की जा रही थी तो वहाँ तो नालों का विकास हो रहा था, सड़कें बन रही थी, नई नई बिल्डिंगों की निर्माण हो रहा था। एंड सिटीज़ क्लीन्ड, शहरों की साफ सफाई के लिए लोगों की क्या हो रही थी, ज़रूरत पड़ रही थी। दिस रिक्वायर्ड कुलीज, किन किन की ज़रूरत पड़ी? कुली लोगों की ज़रूरत पड़ी। डिगर्स, जो ज़मीन खोदते थे, नाले खोदते थे, उनकी ज़रूरत पड़ी। कैरियर्स, जो सामान ढोने वाले थे उनकी। ब्रिकलेयर्स, मिस्त्रियों की आवश्यकता पड़ी। सीवेज क्लीनर्स, जो आपके नाले साफ करने वाले थे उन लोगों की ज़रूरत पड़ी। स्वीपर्स की आवश्यकता पड़ी। पाल्कविन बेरर्स, जो सामान ढोने वो बोझा ढोने वाले लोग थे उनकी आवश्यकताएं पड़ी। रिक्शा पुलर्स, इन सभी की आवश्यकता, यानी मजदूर वर्ग की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई थी जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ रहा था। वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? अब आप यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन बना कि इस प्रकार के जो मजदूर थे वो कहाँ से आएंगे। भाई जिन लोगों के पास काम नहीं है वो काम की तलाश में जाएंगे, और काम कहाँ पे नहीं था, ट्राइबल पीपल के पास नहीं था, और जो शो कास्ट लो कास्ट थे उनके पास इस प्रकार का कोई बिजनेस नहीं था, काम नहीं था, वीवर्स के पास काम नहीं था, तो वो शहरों की ओर पलायन कर गए। द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, आ गई ना बात, गांवों से और छोटे छोटे कस्बों से। मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट, कहाँ से थे, निम्न जाति के लोग थे। बिगिन मूविंग टू द सिटीज, ये शहरों की ओर पलायन कर गए। वेयर देयर वाज ए न्यू डिमांड फॉर लेबर, क्योंकि यहाँ पे काम की, मजदूरी की क्या थी, जरूरत थी, मजदूरों की डिमांड थी। सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन इन असम, कुछ लोग असम के बागानों में भी काम करने चले गए, क्योंकि वहाँ पर चाय के बागान लग रहे थे, कॉफ़ी के बागान लग रहे थे। कुछ लोग मॉरिशस, त्रिनिदाद एंड इंडोनेशिया, यहाँ पर जो कि कौन सा समय चल रहा था, ये कॉलोनियल एक्सपेंशन का समय चल रहा था, उपनिवेशवाद का विस्तार का समय चल रहा था, क्योंकि इंग्लैंड छोटा सा देश था, भूभाग कम था, वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप हो गई, जनता भीड़ बढ़ रही थी। तो ऐसे में लोगों की खाद्यान्नों की डिमांड को पूरा करने के लिए इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बनाना शुरू किया और वहाँ पर कृषि कार्य करवाने शुरू किए, और फिर उनको इंग्लैंड भेजना शुरू किया था, इसलिए इनको मजदूरों की आवश्यकता थी। वर्क इन न्यू लोकेशंस वाज ऑफन वेरी हार्ड। अच्छा, ऐसे संस्थानों में क्या व्यक्ति जाते ही काम पे लग जाता था? क्या वहाँ पे कार्य करना आसान था? कार्य करना बड़ा मुश्किल भरा था उस समय। बट द पुअर, द पीपल फ्रॉम लो कास्ट, क्योंकि लोग गरीब थे, निम्न जाति के थे, सा दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑपरेसिव होल्ड दैट अपर कास्ट लैंड ऑन आर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलिएशन दे सफर्ड। लेकिन जो गरीब लोग थे, निम्न जाति के लोग थे, जो प्रतिदिन अपने साथ एक अत्याचार जैसा व्यवहार देखते थे, एक दमनकारी व्यवहार जो सो कॉल्ड जो अपर कास्ट लोग थे उनका देख रहे थे, जमींदारों का देख रहे थे, इन सब से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने ऐसी कंडीशंस में कार्य करने को एक क्या माना, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में इन्होंने शामिल किया था, लिया था। यहाँ पर आप एक कुली को देख रहे हैं, जो कुली है वो शिप के अंदर से सामान ढो रहा है। 19वीं सेंचुरी की ये कहानी है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर कुली का नाम है नेम्ड जॉन एलन। जॉन एलन नाम का कुली है जो कि सामान को ढो रहा है मॉरिशस से। ये मॉरिशस से का सीन दिया हुआ है यहाँ पर ऊपर आपको। तो हु कुड प्रोड्यूसर्स, यहाँ पे देखिए ये इन लोगों के बारे में, ये देखिए किस प्रकार से नंगे शरीर लोग बैठे हैं, जूते बना रहे हैं। ये एक लैंड ओनर इनको किस प्रकार से देख रहा है जूते बनाने की। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि अगर जो लोग इसी प्रकार से पलायन करते रहे तो जूते बनाने वाले लोग कहाँ से आएंगे। लेदर वर्कर्स हैव बीन ट्रेडिशनली हेल्ड इन कंटेम्प्ट सिंस दे वर्क विद डेड एनिमल्स विच वर सीन एज डर्टी एंड पोल्यूटिंग वर्क। देखिए क्या करते थे ये जो डेड एनिमल्स थे उनकी स्किन को उतार करके चमड़े के जूते बनाते थे, जो कि उस समय एक गंदा काम माना जाता था। जो अपर कास्ट थी वो जूते पहनना तो चमड़े के पसंद करते थे, लेकिन जो लोग इसको काम को करते थे उनको अनटचेबल मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हाउएवर देयर वाज ए ह्यूज डिमांड फॉर शूज फॉर द आर्मी। आर्मी के लिए जब जूतों की डिमांड बढ़ी थी तो कास्ट प्रेजुडिस अगेंस्ट लेदर वर्क मेंट दैट ओनली द ट्रेडिशनल लेदर वर्कर्स एंड शू मेकर्स वर रेडी टू सप्लाई आर्मी शूज।
केवल जो परंपरागत रूप से जूतों का काम करते थे, चमड़े का काम करते थे, वही लोग जो हैं इसको सप्लाई कर देने में कामयाब हुए और इससे उनको काफ़ी हाई प्राइस मिला, जिससे उनको काफ़ी इंप्रेसिव प्रॉफिट्स भी मिले थे। अब ये कौन सी जाति थी उस समय जो जूते का काम करने वाली थी? ये था मेडिगाज। कौन सी जाति है? मेडिगाज जो जाति थी ये बनाती थी, कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की जाति थी। मेडिगाज जो जाति थी कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश जो प्रेजेंट डे के अंदर है, ये जो जो चर्म होती है जानवर की, उसको उतारने के बाद उसकी टैनिंग करते थे, उसकी सफाई करते थे और उसको फिर सैंडल्स वगैरह, जूते वगैरह उससे सीलते थे। तो यहीं पर देयर वर अदर जॉब्स टू, कुछ अन्य कार्य करने वाले लोग भी थे। द आर्मी ऑफ इंस्टेंस, फॉर इंस्टेंस देखिए आर्मी के अंदर भर्ती होने वाले, ये कुछ अलग अपॉर्चुनिटीज थे। ए नंबर ऑफ महार जाति उस समय क्या मानी जाती थी? निम्न जाति मानी जाती थी। और महार जाति से संबंधित आपका एक बहुत बड़ा नेता भी हुआ है, B.R. अम्बेडकर, ठीक है ना, हु वर रिगार्डेड एज अनटचेबल। इस महार जाति को अनटचेबल माना जाता था। फाउंड जॉब्स इन महार रेजिमेंट, इनको महार रेजिमेंट के अंदर क्या मिल गई? नौकरियां मिल गई आर्मी के अंदर। द फादर ऑफ B.R. अम्बेडकर, द लीडर ऑफ द दलित मूवमेंट, टोट एट एन आर्मी स्कूल। यानी B.R. अम्बेडकर के जो पिता थे, उन्होंने B.R. अम्बेडकर को एक आर्मी स्कूल के अंदर पढ़ाया था और यहीं से अम्बेडकर जी जो है शिक्षित होकर के जो भारतीय जो संविधान सभा थी, ड्राफ्टिंग कमेटी थी, एजुकेशन प्राप्त करने के बाद, वकालत करने के बाद, ये उस सभा के क्या बने थे? मेंबर बने थे, अध्यक्ष बने थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ये देखिए दुबलाज ऑफ द गुजरात, ये दुबला समुदाय के लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं? मैंगो को बाजार में ले जा रहे हैं, दुबला लेबर के लोग। तो यहाँ पर देखिए डिमांड कैसे बढ़ती है, डिमांड्स फॉर इक्वलिटी एंड जस्टिस। ये इक्वलिटी और जस्टिस की डिमांड कैसे बढ़ी समाज के अंदर, वो देख लेते हैं। ग्रेजुअली क्या हुआ था कि देखिए ग्रेजुअली द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का सेकेंड हाफ, यानी आपका 1860 के बाद का समय मानते हैं, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगेन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट्स अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। यानी जातीय जो विभेदीकरण चल रहा था उसके खिलाफ लोगों ने एकजुट होना शुरू कर दिया और इन्होंने सोशल इक्वलिटी और जस्टिस की डिमांड करना शुरू कर दिया। इसी के एक नेता थे सतनामी मूवमेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, दक्षिण भारत का एक सबसे महत्वपूर्ण है सतनामी मूवमेंट इन सेंट्रल इंडिया। ये मध्य भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था इसका। इनके फाउंडर मेंबर कौन थे? इनके फाउंडर घासीदास। कौन थे? घासीदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये आपका यहाँ से। घासीदास ने कौन सा आंदोलन चलाया था? तो सतनामी मूवमेंट। कहाँ पे था? सेंट्रल इंडिया के अंदर था। वर्किंग अमंग द लेदर वर्कर्स, किसके खिलाफ, किन के साथ थे ये? जो लेदर वर्क का काम करने वाले थे, चमड़े का काम करने वाले थे, उन्होंने इसको बनाया था, इस आंदोलन को स्टार्ट किया था। स्टेटस, जो सोशल स्टेटस था उनका, जो कि उसको इम्प्रूव करने के लिए। वहीं पर यदि हम ईस्टर्न बंगाल के अंदर देखें, बंगाल के अंदर हरिदास ठाकुर जो था, इन्होंने एक मतवा सेक्ट चलाया था, मतवा आंदोलन। ये भी सो कॉल्ड निम्न कास्ट जो थी उसके लिए चलाया गया था, चंडाल लोगों के लिए। कौन था? हरिदास ठाकुर। इस प्रकार से आप अलग अलग ये नाम जो होते हैं, ये इंपॉर्टेंट नाम होते हैं, इनको बहुत ज़्यादा याद रखना चाहिए आपको। हरिदास ठाकुर ने क्या किया था? ब्राह्मणिकल जो टेक्स्ट थे दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम, यानी जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग थे, जो कि जाति प्रथा को क्या देते थे? महत्व देते थे, उसको उन्होंने क्वेश्चन किया था। उनके सामने उनको एक तरह से स्कोल्ड करना शुरू किया था। और अगला जो अपना टॉपिक है, इन व्हाट इज ए प्रेजेंट डे, जो कि प्रेजेंट डे केरला के अंदर एक इजावा कास्ट थी। इजावा कास्ट से संबंध रखते थे श्री नारायण गुरु। इजावा कास्ट यानी केरला के सबसे महत्वपूर्ण गुरु कौन थे? श्री नारायण गुरु। इन्होंने प्रोक्लेम किया था कि आइडियाज ऑफ यूनिटी इन फॉर पीपल, लोगों को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया था। ये आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली, जो लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हो रहा था उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी। अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग्ड टू द सेम कास्ट, यानी इनका क्या था? इनका नारा था ओरू जाति ओरू मातम, ओरू देव्याम मनुष्यानुम, यानी एक ही जाति के लोग हैं, एक धर्म है और एक भगवान है, ये मानवता के लिए है। यानी इन्होंने क्या दिया था? वन कास्ट, वन रिलीजन, वन गॉड, एक जाति, एक धर्म, एक भगवान का नारा। ओरू जाति
ओरुमातम ओरु दिव्यानम मनुष्यानु, यानी ये किनका वचन था? ये था आपका उस समय के जो श्री नारायण गुरु कहाँ से संबंध रखते थे? केरला से। ये इनका फोटो दिया हुआ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो इन्होंने इस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी एक तरह से लोगों को एकजुट करने में। ऑल दीज सेक्ट्स वर फाउंडेड बाय लीडर्स हु कम फ्रॉम नॉन ब्राह्मणिकल कास्ट। ये सभी व्यक्ति जो कौन से थे? नॉन ब्राह्मण जातियों से संबंध रखते थे। दे ट्राइड टू चेंज दोज हैबिट्स एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, यानी जो उस समय जो ब्राह्मण जाति पूरे समाज को डोमिनेट कर रही थी, उनकी द्वारा जो विचार फैलाए जाते थे उनको कंडेम करने के लिए, उनकी निंदा करने के लिए इन्होंने हर संभव प्रयास किया। और यहीं पे दे ट्राइड टू क्रिएट ए सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम, इन्होंने आत्मसम्मान जैसे भावों को विकसित करने में लोगों के अंदर काफ़ी मदद की थी, काफ़ी आंदोलन संचालित किए थे अमंग द सबॉर्डिनेट कास्ट, जो कि अधीन जातियाँ थी, उनको उजागर करने में, उनके अंदर आत्मसम्मान जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज के लिए वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे संबंधित जितने भी जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो भी साथी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय पर आपको हमारे द्वारा डाली गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो वंस अगेन थैंक यू, हैव ए नाइस डे।